आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लगातार आपको पता है कि तारीख दर तारीख ये सुनवाई होती जा रही है और फिर एक और तारीख मिल जाती है। आज सुनवाई हुई, लेकिन आज जिस तरह से सुनवाई हुई है उसमें सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग को कड़ी फटकार एक तरह से इसमें लगी है, क्योंकि चुनाव आयोग से लगातार ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप आधार कार्ड को जो 11 दस्तावेज हैं उनमें से एक और दस्तावेज यानी कि 12वें दस्तावेज के रूप में इसको शामिल करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार से भी ज्यादा इस बात को कहा गया, लेकिन चुनाव आयोग अपनी बेशर्मी पे उतरा हुआ है, चुनाव आयोग अपनी ढिठाई पे उतरा हुआ है। आपको पता ही है कि विपक्ष लगातार ये इल्जाम लगा ही रहा है और उसके सबूत भी पेश कर रहा है कि कैसे चुनाव आयोग बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम कर रहा है और एक पार्टी के लिए ही तमाम तरह के फैसले लेता हुआ, तमाम तरह की नीतियां बनाता हुआ वो नजर आ रहा है, ताकि उन्हें चुनाव में फायदा मिल सके, सीधे तौर पर वो धांधली कर सके। ये आरोप है विपक्ष का। और लगातार आप ये देखिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहा है, वो सवालों के घेरे में लगातार है। उसके पास कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है सवालों के। और अब आप ये देखिए कि जो 65 लाख मतदाता जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो अब जिनकी किस्मत का फैसला अभी तक ये नहीं हो पाया है कि वो वोट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आने वाले बिहार के चुनाव में। और उसमें क्योंकि जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट जो दी गई है उसमें से ज्यादातर दस्तावेज जो हैं वो लोगों के पास है ही नहीं। चुनाव आयोग को ये कहा गया था कि आप शामिल करिए आधार कार्ड को, और आधार कार्ड जो है वो पहचान के लिए, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन पहचान का प्रमाण पत्र वो जरूर है। यह सुप्रीम कोर्ट में फिर से दोहराया गया, लेकिन आज बाकायदा तौर पर ये आदेश दिया गया है, लिखकर आदेश पारित किया गया है कि हर हालत में इसको शामिल किया जाए। दूसरी बड़ी बात, ये जो शिकायत लगातार की गई थी कि जो बीएलओज हैं, आप ये देखिए चुनाव आयोग की आप ढिठाई देखिए कि जो बीएलओज आधार कार्ड को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे और वो उन डॉक्यूमेंट्स को जब ले रहे हैं, जो 11 की लिस्ट दी गई है और कोई आधार कार्ड दे रहा है और उसको शामिल कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग जो है वो शो कॉज नोटिस उन बीएलओज को जारी कर रहा है। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश जरूर दे रहा है, सख्ती जरूर दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को सख्ती बरतनी चाहिए, चुनाव आयोग की इस मनमानी को लेकर उन्हें सख्त अल्फाज में ना सिर्फ नोटिस जारी करना चाहिए बल्कि अवमानना का मामला दर्ज करना चाहिए, वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लग रहा है कि एक इधर भी पैर है और एक उधर भी पैर है। हालांकि ये भी कहा गया कि अब क्योंकि सुनवाई अगली सोमवार को होनी है, यानी कि ठीक एक हफ्ते के बाद तारीख पे तारीख मिल रही है, मामला लगातार टल रहा है, चुनाव की तारीखें लगातार नजदीक आती जा रही हैं और उस सब के बीच आपने देखा ही कैसे अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, उसमें लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो जुटे और उसको कैसे, उसकी काट क्या लेकर आई जाए, उसके लिए ये कहा जा, आपने देखा ही कि कैसे प्रधानमंत्री ने अपनी कहा कि मेरी माता जी का अपमान किया गया और वो वहां पर लोगों से कहा गया कि वो बाहर निकले उनके सम्मान में अपमान का बदला लेने के लिए। लेकिन वो तमाम टेक्टिक्स, तमाम चीजें जो हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। अब एक और खबर में देख रही थी कि प्रधानमंत्री अपनी माताजी का पिंडदान बिहार में जाकर कर सकते हैं, इस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आ रही थी। अब पता नहीं बिहार से पहले और न जाने हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, शायद वो सब कुछ जो अब तक हमें देखने के लिए नहीं मिला। और इससे साफ तौर पर आप ये सोचिए कि एसआईआर के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ये साफ तौर पर पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीतने जा रही है। साम दाम दंड भेद करके तमाम तरह के, हर तरह के साठगांठ बिठाकर भी उसको वो ये श्योर नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएगी। इसीलिए इस तरह के इमोशनल मुद्दे लाए जा रहे हैं, इसीलिए जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसकी तमाम बातें की जा रही हैं, मथुरा काशी की बात की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को टीवी चैनल्स पर हिंदू राष्ट्र की एडवोकेसी करते हुए दिखाया जा रहा है और वो एंकर्स जो हैं अपने मुंह में दही जमाकर वो इस तरह से सवाल पूछते हुए नजर आ रही हैं
जैसे मानो कि हिंदू राष्ट्र की बात करना किस तरह से उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और इसीलिए ये लड़ाई जो है वो विचारों की लड़ाई है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री वो शख्स है जिसका हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था छोटा भाई, और हाथ पकड़कर उनके साथ वो पूरी तरीके से वो तस्वीरों में और वीडियोस में वो सब नजर आए थे, हम सब ने देखा था। तो आप ये समझिए कि विचारों की सीधे तौर पर लड़ाई है, ये राहुल गांधी लगातार कह ही रहे हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और उस पर हर रोज प्रहार हुआ है। दो खास मेहमानों को आप देख सकते हैं मेरे साथ, अरुण जी हैं, अरुण अग्रवाल जी सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, लगातार इन मामलों पर अपनी बात को वो रखते रहे हैं बेबाकी से। बहुत स्वागत आपका अरुण जी। मेरे साथ आप रविंद्र जी को भी देख सकते हैं, रविंद्र श्रवण जी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन तमाम मामलों पर वो गहन एक तरह से उनकी एक स्टडी है और बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन एक और बात जो मैं यहाँ कह रही थी एसआईआर के अलावा, कि कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 24 घंटे का वक्त ही बचा है और उससे पहले बीजेपी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मीटिंग में जो वो शामिल हुए तो कैसे सबसे पिछली सीट पर बैठे हुए थे, इससे पहले कि क्या कभी हमने देखा है। और उसके साथ साथ ये देखिए कि सांसद कैसे आपस में लड़ गए हैं। राजीव प्रताप रूडी की बात करें और निशिकांत दुबे, राजीव प्रताप रूडी ने कई इंटरव्यूज दिए हैं और उस इंटरव्यूज में जिस तरह से खुलकर निशिकांत दुबे को लेकर उन्होंने बातें कही हैं, जिस तरह से ठाकुर वोटरों की उन्होंने बात की है कि हम भले ही 3 से 4% सही लेकिन 70 सीटों पर हमारा प्रभाव है, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है। तो अंदर खाने बीजेपी वर्सेस बीजेपी जो नजर आ रहा है वो भी आपको साफ तौर पर दिख रहा है। एनडीए में जो दरार है वो भी साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि रैली में नीतीश कुमार जब आप ये देखिए बीजेपी के नेता मंच पर मौजूद होते हैं तभी वो कैसे ये डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि यहाँ से तो जेडीयू लड़ने जा रही है। तो इससे आप ये समझिए कि जो बीजेपी का प्रभाव है, जो उनकी पावर है, जो मोदी जी का की पावर है, वो कैसे कम होती हुई या लगभग बिल्कुल हम कहें न्यूनतम स्तर पर होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए तमाम हथकंडे जो हैं उन्हें वो अपनाने पड़ रहे हैं। अरुण जी से मैं शुरुआत करूंगी। अरुण जी, कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के इस आदेश को? आप बहुत क्रिटिकल रहते हैं, क्या कोई उम्मीद आपको लग रही है कि क्योंकि इससे पहले भी कहा गया था आधार कार्ड को लेकर, अब फिर से कहा गया है, पहले में और अब में क्या फर्क है? और क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो कहा गया है वो हर हालत में माना जाएगा? और बीएलओस को शोकॉज नोटिस आखिर कैसे दे सकता है चुनाव आयोग? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? नमस्कार बुशरा जी, आपने सही कहा कि, और आप पहले याद ये करिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इसी पर लड़ाई करते रहेंगे कि आधार को हम इंक्लूड करें कि नहीं करें। अंत में सुप्रीम कोर्ट उसको कहेगा कि आप इंक्लूड करिए। और पहले दिन से, और आज 5वीं हियरिंग है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। जबकि पहले दिन तो ये भी कहा गया था कि एपिक कार्ड भी माना जाएगा, राशन कार्ड भी माना जाएगा और आधार कार्ड भी माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को जो है उसके बावजूद जो है वो ऑर्डर उनको लिख के नहीं देने दिया गया, में कंसिडर करवा दिया गया। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को जब जैसे ही जस्टिस धुलिया की बेंच बदली तो उन्होंने जो है ठंगा दिखा दिया और कहा कि अब तो हम आधार को भी नहीं मानेंगे, बाकी दो तो आप भूल जाइए कि राशन कार्ड और एपिक कार्ड को मानेंगे। और वो आधार को जब पिछली बार इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इंक्लूड करिए तो आपको याद होगा, और इसके पहले भी, और उसको जो है बड़े जोर शोर से मीडिया में लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। और हमने ये भी कहा कि जो सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं आशुतोष और अजीत अंजुम जैसे लोग भी जो है कि बिग विक्ट्री फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट करते रह गए। और हुआ क्या कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती बीएलओ से करवाई। बीएलओ को कह दिया कि तुम आधार मत ये करो। और जब वो बीएलओ नहीं माना, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कर रहा था और उसने एक्सेप्ट किया, तो उसको इन्होंने शो कॉज नोटिस दे दी। क्या इससे बड़ी बेइज्जती सुप्रीम कोर्ट की हो सकती थी? और उसको सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया बड़े आराम से, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और जब वो कहने लगे फिर से आज वही घिसा पिटा वो आर्गुमेंट, 4 बार जनता देख के कान पक गए।
कि आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, एक्ट में लिखा हुआ है, बट इट इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये सेक्शन 23(4) के अंदर में रूल्स में लिखा हुआ है कि आप आधार देके अपना नाम इंक्लूड करा सकते हैं। क्या बदल गया भैया ये 5-4 आर्ग्यूमेंट के अंदर में? खाली ये हुआ कि जो जानबूझ के ये नहीं लिख रहे थे और उसको जो है ये डिसोबे कर रहे थे, आज जो है थोड़ा मजबूर होके, क्या पता अभी ऑर्डर हमने नहीं देखा है कि ऑर्डर में लिखा है कि नहीं कि इट विल बी अ स्टैंड अलोन 12th डॉक्यूमेंट। आज भी कह रहे हैं कि उसका प्रमाण नहीं है तो हम 11 डॉक्यूमेंट मांगेंगे। और सबसे बड़ा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये झूठ नहीं समझ में आता है कि 99.4% लोगों ने डॉक्यूमेंट भी भर दिए, अपने हस्ताक्षर भी कर दिए, और उसमें जो इनुमरेशन वाला और उसमें डॉक्यूमेंट भी लगा दिए। क्या ये मुमकिन है? ये क्या ग्राउंड रियलिटी है? इतने मुश्किल से आपने इंक्लूजन कराया। आज दो जो थे बड़े सिग्निफिकेंट मेरे लिए आर्ग्यूमेंट थे, बाकी लोग जो भी इसको सेलिब्रेट करें, अभी आप मीडिया में देखिएगा, हाँ, कि जैसे हम जो है वो 82-83 वाली वर्ल्ड कप आज तक सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी तरह जो है उसी चीज को हम बार बार सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ही चीज को। जो आप देखिएगा, मेरे लिए दो बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी। पहली तो ये बात थी कि जब इन्होंने कहा, तब भी इन्होंने ये बात कही कि जो है ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, मतलब ये सिटीजन्स का नहीं है। तब किसी तरह से उसको 12th डॉक्यूमेंट वो किया गया। और दूसरी इसमें सिग्निफिकेंट बात ये थी कि जब उन्होंने कहा कि और जगह भी ये जो है स्पेशल रिवीजन हो रहा है, तो इसकी लीगैलिटी को डिसाइड करिए, तब सूर्यकांत ने कहा कि क्या जरूरत है, वो तो बाद में करते रहेंगे। जैसे चुनाव आयोग के जो है चीफ नियुक्ति की क्या बात, करते रहेंगे। 7 महीने हो गए, बेमान को बैठा दिया, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, आज भी जो है वो मैटर को नहीं डिसाइड कर रहे हैं। तब लोगों ने फोर्स किया कि इसको आप डिसाइड करिए, तब वो मंडे की डेट लगाएंगे। अभी देखते हैं मंडे को क्या हो। ये क्या हाल अरुण है। जी, मेरा सवाल ये है जी, अरुण जी मेरा सवाल ये है कि आज भी कोर्ट में कहा गया कि जो एसआईआर है उसको खत्म करना है या नहीं करना है, उसकी वैधता को लेकर अभी किसी तरह का कोई डिस्कशन जो है वो कोर्ट में या किसी तरह की जिरे बहस नहीं हुई है। मेरा सवाल ये है कि क्या अब आधार को जो शामिल कर लिया है, मान लीजिए कि आदेश है और ये शामिल कर लिया, अब चुनाव आयोग को करना ही पड़ेगा 100%। अब उसके बाद क्या आपको लग रहा है मंडे से ये तमाम चीजें शुरू होनी है कि एसआईआर वैध है नहीं है, या फिर आपको लगता है कि अभी और कुछ पेच है या और कुछ उलझाना अभी बाकी है? मंडे को यही होगा कि एसआईआर वैध है कि नहीं वैध है। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि कोर्ट कहेगा एसआईआर वैध है और आधार को इंक्लूड कर, बस इतना ही होना है इसमें। मैं जल्दी प्रिडिक्ट नहीं करता हूं कि कोर्ट में क्या होने वाला है, लेकिन अब हमको ये खेला सब समझ में आता है। मैं देख रहा हूं तमाशा, जो अघोषित रूप से कंट्रोल। देखिए, कोर्ट को इस पर गुस्सा नहीं आया कि हमको हमारी बेइज्जती बीएलओ से करा दी। जब वो शो कॉज नोटिस दिखाया गया, उस पर गुस्सा नहीं आया। आपने देखा होगा पिछले बार कहा कि पैरा लीगल लोगों को आप इंक्लूड करिए, जो हमारा लीगल, वो भी आज कहा क्यों करें। उसमें भी इन्होंने जो लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे अरुण जी, इतनी ऑडेसिटी आप कहां से आ रही है? देखिए, मैं एक बात आपको करेक्ट कर दूं कि क्योंकि मैं बहुत बार मैं बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अच्छे में सुप्रीम कोर्ट में क्या खुद पिटिशनर रहा हूं या लोगों की मदद करके पिटिशन डाला है, मैं वहां वाकिफ हूं। लेकिन चूंकि वहां फेस वैल्यू होती है तो मैं खुद वहां नहीं आर्ग्यू करता बैंगलोर में, और मैं खाली पब्लिक इंटरेस्ट आर्ग्यू करता हूं। मेरी अपनी इनकम है, मैं पैसे लेके जो है वकालत करने वाला आदमी नहीं हूं, और इसीलिए मैं खरी खोटी बोल भी देता हूं, क्योंकि और लोग अगर बोलेंगे तो उनकी प्रैक्टिस को इफेक्ट करेगा, और वो पैसे बड़े लंबे वहां की फीस है। और मैं कर्नाटक में जितने जी कि ये ऑडेसिटी कहां से आ रही है? ये अगर याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अगर इस तरह से किया होता जैसे चुनाव आयोग कर रहा है, तो क्या इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच का रवैया होता?
कि वो बिल्कुल एकदम माइल्ड हैं, कोई बात नहीं कह रहे हैं? क्या अवमानना का नोटिस नहीं होना चाहिए था? क्या फटकार नहीं लगनी चाहिए थी? क्या हाउ डेयर यू? नहीं नहीं ना, यही तो है। और उसका लोगों को मालूम है क्यों है, कोई बोलता नहीं है। ये क्यों हो रहा है ये लोगों को मालूम है। मैं थोड़ा सा, वो पिछली बार आपने देखा कि जस्टिस सूर्यकांत कहीं गए थे भाषण देने में, तो बड़ा मजा आया। मन की बात कहीं ना कहीं तो निकल ही जाती है। और बात उन्होंने बड़े खरे और सही कही कि पर्सनल रिलेशनशिप इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन, वो आपको ज्यादा काम आता है देन योर प्रोफेशनल रेपुटेशन। ओके। हम्म। अब इसके आगे इतने प्रैक्टिकल हैं और वो हेडलाइन बनी। इनफैक्ट अगर आप बोलिएगा अगले राउंड में तो मैं फोन में मैं निकाल के वो एग्जैक्टली क्या कहे मैं ये बता दूंगा। जी। तो इस देश में हर संस्था पर सरकार बैठी है, जो मन में आता है कर रही है, लेकिन देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारी इकोनॉमी गड्ढे में गई हुई है, और हम इस तरह के स्ट्रीट प्रोटेस्ट, इस तरह के मैनिपुलेशन, इस तरह के देश को रिलीजन के लाइन पर बांटना, वोट चोरी के लाइन पर बांटना, ये देश अफोर्ड नहीं कर सकता है। वहां पर आपको ट्रंप जो है दौड़ा रहे हैं, इधर आपको चीन दौड़ा रहा है, वो पाकिस्तान जो है डिप्लोमेसी में आपसे कहीं आगे निकल गया है, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। वहां वो कह रहे हैं कि सारा पेट्रोल आपने रशिया को खरीद के जो है वॉर को फाइनेंस कराया, और वो पैसा मैं नहीं कर रहा हूं, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के ब्राह्मण लोग हो गए, खाने को नहीं है। आप यहाँ पर डिंग हाँकते हैं कि हम सबसे चौथी बड़ी इकोनॉमी है, जबकि आपकी पर कैपिटा इनकम में 150 के नीचे हैं। आप जो है एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है। आप अफ्रीकन नेशंस, सहारा वाले, सब सहारा वाले इकोनॉमी से भी आप नीचे गए गुजरे हैं। करप्शन चरम सीमा पे है। कंजम्पशन एक एक दिन, आधे दिन में 10-10 करोड़ रुपया करते हैं। तो उम्मीद करना कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो बहुत सिग्निफिकेंट बात उन्होंने कही कि अभी तो ये हो रहा है, एसआईआर तो हो ही रहा है, क्या जरूरत है इसको डिसाइड। तब वो लोगों ने जब फर्क देखा कि ये वकील लोग नहीं मानेंगे, बदनामी होगी, तब उन्होंने माना कि अब मंडे को जो है वो जो है सुन के डिसमिस। मैं आपके पास लौटे अरुण जी, और मैं ये भी जानूंगी कि ये कितना खतरनाक खेल है। इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। क्या 65 आधार के बाद क्या उम्मीद लगाएं कि 65 लाख जो मतदाता हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है? ये सब सवाल हैं जो अभी जस के तस बने हुए हैं। रविंद्र जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि ये 65 लाख जो मतदाता हैं जो बिल्कुल अधर में लटके हुए हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है? एक तो मेरा ये सवाल, और दूसरा मैं चाहूंगी कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह की ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जो हमें इंडिया गठबंधन के जो राष्ट्रपति के चेहरे हैं वो तो हमें हर रोज नजर आते हैं, वो तो जीत के दावे जो है पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो एनडीए के हैं वो हमें कहीं नजर ही नहीं आए हैं। वो सिर्फ हमें नामांकन में नजर आए थे, उसके बाद कहाँ है वो नजर ही नहीं आ रहे हैं कहीं पर। तो ये भी एक तरह से दिखा रहा है कि कैसे, क्योंकि उन्होंने तो सीधे तौर पर चुनौती दी थी कि बहस कर लीजिए, आ जाइए सामने, तो साफ पता चल रहा है कि दोनों के जो जहनी मयार है उसमें कितना फर्क है। और दूसरी बात, कल जिस तरह से मोदी जी पीछे बैठे हुए नजर आए हैं, क्या ये राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं, या उन्हें डर था कहीं कोई सांसद निकल के भाग ना जाए, या फिर किस तरह की वो पॉस्चरिंग कर रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्लास के मॉनिटर की तरह बैठे हुए थे। तो ये है, इन तमाम चीजों पे आप बताइए कि क्या चल क्या रहा है दरअसल। जी जी, नमस्कार बुशरा जी, और अरुण जी को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी। देखिए, एक तो जो अरुण जी ने बात कही वहीं से शुरू करते हैं। मुझे लगता है अरुण जी यही अंतर है आप जैसे एक्सपर्ट में और हम जैसे पत्रकारों में, क्योंकि जो कोर्ट की गहराई, प्रोसीडिंग्स की, उसके फैसलों की जो बारीक समझ आपको है, या आप जैसे वरिष्ठ वकीलों को है, शायद हम लोगों को बड़े साल लग जाते हैं, या कई बार हम लोग डेवलप कर ही नहीं पाते। तो आप लोगों का जो नजरिया है देखने का वो बिल्कुल अलग है, और वो बहुत गहरा है।
वो बहुत बारीक है। हम लोग उतना क्योंकि कानून की समझ नहीं होती, पत्रकार कोई भी हो तो वो उतनी डिटेल में इन बातों को नहीं समझ पाता है। हम लोग तो सरसरी तौर पर जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से यही मेरे ख्याल से सब जर्नलिस्ट इसलिए थोड़े उछल पड़ते हैं कि बहुत बड़ा फैसला है और ये सब। उसका रीजन शायद यही होगा कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से ये फैसला कर लेते हैं। आप जैसे लोगों को क्योंकि अनुभव है, कानून की बारीकियां समझते हो, और दूसरा पत्रकार 2-2 हजार पेज के वो वर्डिक्ट पढ़ भी नहीं सकते हैं सर, उनको समझ ही नहीं आएगा कि वो आपका लीगल एक्यूमेंट है ही नहीं, आपका ब्रेन उस तरीके से डेवलप ही नहीं होता। उसके लिए तो कितना टाइम चाहिए, और आजकल भागा दौड़ का जो जीवन है उसमें तो तुरंत खबर देने वाला टाइम है कि अभी खबर आई और अभी आप लाइव कर दो। तो वो एक बड़ा कारण है। आप जैसे लोग क्योंकि बहुत अध्ययन करते हैं, कोर्ट्स का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है वो एक बेसिक डिफरेंस है। इसलिए आप जैसे एक्सपर्ट्स जो है हमेशा हमारे लिए गाइडिंग एक लाइट की तरह काम करते हैं, और पूरे देश को आप जैसे लोगों से ही जानकारी भी मिलती है, सही दिशा भी मिलती है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, बुशरा जी आपके सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है मुझे लगता है अरुण जी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक घटना आज आप शायद पता नहीं नजर पड़ी कि नहीं, क्योंकि अभी की है वो, ये जो 3 चुनाव आयुक्त देश के जो जाने माने थे, वाईएस कुरैशी साहब, ओपी रावत साहब और लवासा जी, ये तीनों एक निजी चैनल के कार्यक्रम में थे, और इन तीनों ने एक साथ मिलकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के कार्यों की, उनकी भाषा की, उनकी टोन की जो मजम्मत करी है, उन्होंने जो उनको क्रिटिसाइज किया है, वो मुझे लगता है कि देश के इतिहास में दर्ज होने वाला कागज है। उन्होंने जो बातें कही हैं कि मतलब, क्योंकि देखिए ये एक लेगेसी है, चुनाव आयोग एक संस्थान होने के साथ साथ एक लेगेसी है, जो इतने सालों से अलग अलग लोग उस पद पे रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से उसमें कंट्रीब्यूट किया है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन अगर एक व्यक्ति हमारे सामने उस लेगेसी को खत्म करेगा किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के फायदे के लिए या किसी राजनीतिक दल के लाभ के लिए, तो जाहिर है उन लोगों को तकलीफ होगी इस बात की, जिन्होंने थिक एंड थिन से जो इस संस्थान को निकाल के लाए हैं, कैसे कैसे एलिगेशंस लगे, तो उन लोगों ने, अब किसी भी संस्था को क्या जरूरत होती है तुरंत उस पर एक्शन लेगा या इंक्वायरी इनिशिएट करने की, इसलिए होती है ना कि हमारी गुडविल पर असर ना पड़े। हमने जो इतने साल से गुडविल की है उस पर कोई सवाल खड़ा ना करे, और आज उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो तीनों जो चुनाव आयुक्त थे, 2 जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और एक लवासा साहब जो चुनाव आयुक्त थे, उन तीनों ने इस पर कोई संदेह बचा नहीं है। तीनों एक मंच पर मुझे लगता है पहली बार आए हैं, और पहली बार एक शब्द में या एक आवाज में उन्होंने मजम्मत की है कि ये देश की लोकशाही के लिए बहुत खतरनाक है, और जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा अनएक्सेप्टेबल है। सीईसी को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए और तुरंत इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर पलट के राहुल गांधी पूछ लेंगे कि आप 65 लाख लोगों को जो आपने नाम काटा है, आप एफिडेविट दे दो कि इसमें कोई गलती नहीं है, तो जाहिर है आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गलती की गुंजाइश सबके पास है। इलेक्शन कमीशन भी गलती कर सकता है और नेता प्रतिपक्ष भी कर सकता है, इसीलिए इंक्वायरीज होती हैं, और ये बात उन्होंने कही आज एक निजी चैनल के कार्यक्रम में। और अब अगर बात करें कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो बुशरा जी उपराष्ट्रपति के चुनाव में आज एनडीए को 2 झटके लगे। 2 झटके लगे, एक तो बीजू जनता दल और बीआरएस जो तेलंगाना वाली पार्टी है, टीआरएस जिसका नाम था पहले, केसीआर, इन दोनों ने अपने आप को वोट, जो पूरा प्रोसेस वोटिंग का है उससे एब्सटेन कर दिया, दूर हुए, वो चुनाव में वोट डालने वाले नहीं है। ये वैसे तो वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, किसी के साथ है नहीं, ना इंडिया के साथ है ना इंडिया के साथ, लेकिन जब पिछले 10 साल में हम लोग अगर इनका रिकॉर्ड खंगाल के देखेंगे, तो जब सत्तारूढ़ बीजेपी को जरूरत पड़ी है इनकी, तो इन्होंने बीजेपी की ही मदद की है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे सदन के भीतर कोई दूसरा इशू रहा हो, हर इशू पर इन लोगों ने, जहां पर भी सरकार फंसी है तो सरकार की सीधे तौर पर मदद की है। वैसे तो होना ये चाहिए था कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी भी विपक्ष के साथ खड़ी होती, क्योंकि आज ही जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आज खबर आई है कि 6ठे फेज में, लोकसभा चुनाव के 6ठे फेज में 30% तक वोट बढ़े हैं उड़ीसा में, आज की खबर है। इतना जबरदस्त, और ये बीजू जनता दल के नेताओं ने ये बात कही है, वो लोग अपना रिसर्च अब कर रहे हैं, तो वो लोग जो इतने ज्यादा प्रभावित हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो सीधे तौर पर
जो व्यक्ति, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो ओपोजिशन इलेक्शन कमीशन की नाकामियों पर, इलेक्शन कमीशन के बायस्ड एटीट्यूड पर सवाल खड़े कर रहा है, उसके साथ नहीं खड़े होना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। इन पॉलिटिकल पार्टीज को सीधे तौर पर विपक्ष का साथ देना चाहिए था, लेकिन तो भी बीजेपी का साथ नहीं दिया। ये भी कम से कम बीजेपी के लिए झटका है, क्योंकि जिनको ये अपनी पॉकेट में मान के चल रहे थे, और दोनों पार्टियों की हार का भी सबसे बड़ा यही कारण है, ये जो दोनों पार्टी हारी हैं, टीआरएस और बीजेडी। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाह रही थी रविंद्र जी, कि क्या बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है? क्योंकि आप ये देखिए कि डिनर होने वाला था, डिनर डिप्लोमेसी कर रहे थे, डिनर होने वाला था, वो कैंसिल कर दिया गया। आखिर क्यों कैंसिल किया गया भाई? वहां तो आपको ताकत दिखाने का एक बहुत सुनहरा मौका था। यानी कहीं ना कहीं अंदर खाने एनडीए में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से डिनर कैंसिल कर दिया गया। तो और ये क्रॉस वोटिंग का खतरा ही साफ तौर पर दिख रहा है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो रहा है, रिफ्ट है, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और वो जो एक डर था ना, वो देखिए, वो जो राहुल गांधी कहते थे कि डराने की राजनीति करते हैं, डरो मत, तो मुझे लग रहा है कि वो उनका नारा शायद बिल्कुल घर कर गया है। और अब जो कभी मोदी के सामने मुंह उठाकर बात नहीं करते थे शाह के सामने, अब लग रहा है अब तो अंदर खाने से बातें हो रही हैं। क्योंकि राजीव प्रताप रूडी अगर ये ताकत दिखाएं अपनी कि ठाकुर कितनी बड़ी तादाद में है, तो वो तो बता रहे हैं ना, अपनी लॉबी की बात कर रहे हैं, वो राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, वो अपनी भी बात कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, यानी एंटी मोदी एंटी शाह लॉबी की बात कर रहे हैं वो। भाई देखिए, राजीव प्रताप रूडी इतने काबिल व्यक्ति हैं, कितने 7वीं बार के सांसद हैं। आज के सदन में 7वीं बार के सांसद कितने हैं जी? गिने चुने होंगे, 5 होंगे, बहुत हो गए तो 6 होंगे, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि बहुत 7 बार कोई आ गया हो। मोदी और अमित शाह से तो 6 गुना सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको, उनकी प्रतिभा, क्योंकि उनसे चैलेंज है। इस तरह के लोग जो इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं और जमीन पर अपनी पकड़ रखते हैं, लालू यादव को हरा के आते हैं। वो आसान नहीं है, लालू प्रसाद यादव के परिवार को चुनाव हरा के आना आसान काम नहीं है। उनको हरा के चुनाव में जो जीत के आते हैं, वैसे लोग तो चाहिए नहीं ना बीजेपी को। बीजेपी को तो वो चाहिए जो बीजेपी के नाम पर या मोदी के नाम पर चुनाव जीत कर आए, और यही सबसे बड़ा खतरा है। और इसलिए राजीव प्रताप रूडी को नहीं लिया गया 2 बार, दोनों बार उनको कैबिनेट से बाहर रखा, 3 बार कैबिनेट से बाहर रखा गया, 2 बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाहर रखा गया। अब बार बार वो चुनाव जीत कर आते हैं उसके बावजूद भी। और ये जो इलेक्शन था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का, ये उसी का एक संदेश था कि भैया हम लोग तो अपने में भी ताकतवर हैं, और वो ताकत उन्होंने दिखा दी। कल एक वीडियो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वायरल हो रहा है कि राजपूतों की कितनी तादाद है। अब ये बार बार चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह, ये दोनों उसका फेस बने, ये दोनों उसका फेस बने हैं। लेकिन अभी इन लोगों की क्या इतनी ताकत है कि मोदी का विरोध कर पाए, इस पर मुझे थोड़ा सा शक है। दूसरा, एनडीए की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी बुशरा जी, उसका तो यही है कि पार्टी के तौर पर तो कोई एनडीए की ऐसी पार्टी नहीं है जो एक पार्टी एज ए पार्टी 10 लोगों की या 5 लोगों की एज ए पार्टी कोई विरोध कर पाए। इंडिविजुअल लेवल पर हो सकता है कि कोई जो है वो क्रॉस वोट कर दे, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट बीजेपी ने किया है, और बीजेपी ही मैनेजमेंट करती हुई दिखी है, कांग्रेस मुझे लगता है उतना सीरियसली इस इलेक्शन को ले नहीं रही है, क्योंकि नतीजों की तो जानकारी है ही। तो इसलिए शायद उनका जो मैनेजमेंट है कंपैरेटिवली थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बीजेपी का है। लेकिन ये झटका है बीजेपी के लिए कि इतना मैनेजमेंट होने के बाद भी इन दोनों पार्टीज को अपने साथ नहीं ले पाए। अब कोई व्यक्तिगत तौर पर अगर क्रॉस वोट कर देगा तो वो तो बड़ी फजीयत है, वो तो सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए बड़ी फजीयत होगी, और वो अगर एक वोट भी चला गया तो भी होगी। लेकिन मसला इसमें थोड़ा सा क्या है, टेक्निकली अगर हम लोग देखें कि जी एनडीए और बीजेपी, एनडीए और ये इंडिया गठबंधन, दोनों के वोट्स तो हमको पता है, लेकिन जो करीब 40 से 50 वोट जो है जो अनअटैच्ड है, दोनों पार्टीज के साथ नहीं है, अब वो बड़ा फ्लूइड वोट है। उसमें से 2 पार्टियों ने अपने आप को बताया है कि हम लोग बाहर रहेंगे, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब वो इस तरफ जाएंगी कि इस तरफ जाएंगी। ज्यादा संभावना है कि वो एनडीए के साथ जाएंगी। कुछ लोग जो हैं, जिसमें चंद्रशेखर हैं या हाजी हनीफा हैं लद्दाख के, या ओवैसी हैं, ये लोग ज्यादा संभावना है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि उनमें से कितनी सेंध लगा लेते हैं इंडिया गठबंधन, एनडीए, वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया उस पर बहुत जोर देता हुआ दिखा नहीं, तो इसलिए हार जीत का तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर
अगर 2-4 वोट भी उधर हो गई तो फिर ये समझ लीजिए चैलेंज हो गया बीजेपी के। एक बात, दूसरा बड़ा चैलेंज है कि जितने वोट से जगदीप धनखड़ चुनाव जीते थे, पूरा जोर लगाने के बाद भी उतने वोट से तो राधाकृष्णन जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो वो एक सेटबैक तो होगा इंडिया गठबंधन को ये बात बोलने के लिए कि हमने इनको, इनकी जो मेजोरिटी थी उसको स्क्वीज कर दिया, कम कर दिया। तो वो एक चैलेंज तो रहेगा और उस चैलेंज को तो बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। पर ये बीजेडी का और ये फैसला असर नहीं डालेगा फैसले पर, लेकिन एक संदेश खड़ा है कि बीजेपी की ताकत कमजोर होती जा रही। जी बुशरा जी बिल्कुल। और आप ये देखें कि जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है उसमें पोस्चरिंग ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप किस तरह से दिख रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं अपने आप को, लोगों में क्या मैसेजिंग जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर नेक टू नेक भी फाइट होती है और ये मान लीजिए कि एक कंपटीशन भी देते हुए अगर इंडिया के अगर उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं वो अगर नजर आते हैं राजशेखर जी, तो भी ये बड़ी बात है। तो भी यह है कि देखिए उपराष्ट्रपति पद तक के चुनाव में मोदी जी को चैलेंज मिल रहा है। अभी तो बिहार का चुनाव तो अभी दूर है, अभी उससे पहले ही चैलेंज मिल रहा है। बुशरा जी चैलेंज तो स्पष्ट है और ये बीजू जनता दल ने भी चैलेंज ही किया है। ये जो हाँ कि हम आपसे डरते नहीं हैं, अब चैलेंज ही किया। हाँ ये भी ये चैलेंज है। यही बात है कि हम आपसे डरते नहीं हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई ये फाइलें खुलना ये तो सब किसी का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। और ये फिर भी ये भी एक चैलेंज ही उन्होंने किया है कि अब स्थितियां वैसी नहीं हैं जैसी आप उम्मीद कर रहे थे। अब स्थितियां बदल गई हैं, जमाना बदल रहा है, ताकत घट रही है। अब उस ताकत को समेटने की कितनी कोशिश करेंगे, सितंबर तो आ गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सितंबर आ गया है, 17 तारीख भी बहुत दूर नहीं है, तो वो भी हमें देखना होगा। रविंद्र जी लौट रही हूँ मैं आपके पास। मुझे मालूम है आखिरी बात बोल दो बस मैं, राहत इंदौरी साहब तो कहते ही थे कि भाई, वो तो कहते ही थे ना कि जो पड़ाव जो है मील के आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार सितंबर के बाद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। रहिएगा आप मेरे साथ, एक और सवाल इंपॉर्टेंट है मेरे पास आपके लिए, मैं लौट रही हूँ। लेकिन अरुण जी, दोनों चीजों पे मैं आपसे चाहूंगी कि एक तो वो जो 65 लाख जो मतदाता, उनके साथ क्या होने जा रहा है, ये एक मतलब सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन है ये, कि आधार के शामिल होने के बाद आपने तो एक तरह से प्रिडिक्ट कर दिया कि मंडे को भी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, एसआईआर रहेगा। तो फिर ये 65 लाख मतदाता क्या करने जा रहे हैं? दूसरा मेरा सवाल कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज आई नो कि आप आप वकील जरूर हैं, लेकिन इन तमाम चीजों पर भी आपकी गहरी निगाह रहती है। 3 चीजें पहले आते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा। तो ये डिनर क्यों कैंसिल किया गया, मैं पहले अपने तरफ से बताऊं कि उनको ज्यादा डर था कि उनके जो अपोज करने वाले हैं कहीं उनको मौका ना मिल जाए कि घेराबंदी करके इनके खिलाफ कर दें। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे बढ़िया कि कैंसिल ही कर दो, क्योंकि इन लोगों का कोई ठीक नहीं, वहां पर गुफ्तगू आपस में उनको भी मौका मिल जाएगा मिलने का। तो कहीं जो लोग अंदर से नाखुश हैं वो कहीं बैठ के कंसोलिडेट नहीं कर जाएं, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल किया। अब देखिए इन्होंने बड़ी चालाकी की, क्योंकि केसीआर और ये जो बीजू पटनायक वाले लोग थे, अगर वो ये कह देते कि हम वोट करेंगे इनके खिलाफ, या ये कह देते कि हम एमपी को खुला हाथ देते हैं वोट करने का, तब एक संभावना बनती कि उधर से चंद्रबाबू नायडू और इन लोगों का रिबेलियन होता। इन लोगों ने कह दिया कि हम बीच में न्यूट्रल रहेंगे। तो देखिए पॉलिटिक्स में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि हम आपका डिस्प्लेजर भी अर्न करें और काम भी नहीं हो। मतलब कि अगर हम सर्टेन है कि आप नहीं हारेंगे तो इससे हम क्या फायदा, आपसे हम दुश्मनी ले। अगर ये लोग इतना ही कह दिए होते कि हम अपने एमपीओ को फ्री हैंड देते हैं, जैसे मन में आए वोट करें, वो उन्होंने नहीं किया। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट इनकी विक्ट्री थी कि इनका जो है उसके अंदर में काफी वोट है राज्यसभा में दोनों के पास, उसके कारण जो है लोकसभा में कम है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम इसको फ्री कर दें। तीसरी बात कि नो डाउट चंद्रबाबू नायडू की एक पर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं,
तो बहुत होगा तो वो भी कह देंगे कि भाई मेरे इतने अच्छे रिलेशंस हैं, वो रेड्डी कम्युनिटी हमारे खिलाफ हो जाती, मैं जो है इसलिए बहुत ज़्यादा आपकी इतनी मदद कर सकता हूं कि मैं न्यूट्रल रहूं। वो अगेंस्ट में वोट करने वाले नहीं हैं। कभी वो वोट करते कि अगर उनका पक्का होता कि वो उनका कैंडिडेट रेड्डी साहब, तो आप ये मान के चलिए कि इनका कैंडिडेट जीतेगा। और रही मार्जिन से, तो मार्जिन तो ऐसे भी कम होनी थी, क्योंकि जो लोकसभा की सीट इनकी 2019 की थी, वो इनकी सीटें तो है नहीं 2024 में, तो उससे तो मार्जिन इनकी थोड़ी श्रिंक होनी थी। राज्यसभा में कुछ सीटें बढ़ी है, लेकिन इसमें तो बहुत कम हो गई हैं, 300 की जगह, तो उसके कारण तो वो होगा। लेकिन जो हम लोग थोड़ी उम्मीद के बाहर भी उम्मीद करते थे कि ये इलेक्शन जो है वो नहीं होने वाला है। और बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना ज़्यादा बगावत हो जाए कि इधर से उधर हो जाए, क्योंकि अंत में तो पता चल ही जाता है कि किसने बगावत की है। और फिर वो बगावत करके आपके साथ पावर में रहें अगले 3-3.5 साल, वो भी पॉसिबल नहीं। तो ये तो आपकी उधर की बात हो गई। अब आइए इसके बारे में, चुनाव आयोग के बारे में आपने क्या पूछा था? आपने मैं कहती हमसे कि 65 लाख जो मतदाता है उनकी किस्मत का फैसला क्या होने जा रहा है जी? उनमें देखिए, जो जिंदे हैं, जो वहां पर ग्राउंड लेवल पर लोग हैं, जो उन्होंने सूची निकाली है, तो उसमें वो अपने कागज तो जमा कर देंगे, लेकिन खेला कब होता है? जब ये फाइनल लिस्ट बनती है। फाइनल लिस्ट में अगर किसी का नाम कट गया, जिसको हम कहते हैं एथनिक क्लेंजिंग, ये मगर मान ले माइनॉरिटी का, एससी का, एसटी का अगर वोट अगर आज काटे होते, फाइनल लिस्ट आती, तो हम थोड़ा हल्ला करने का हमें समय मिल जाता। ये लास्ट मोमेंट में चुनाव के पहले काटेंगे, मनमाना काटेंगे। उसके बाद आपके पास क्या उपाय होगा? जो बात अगर आपने देखा होगा, गुरदीप सप्पल ने कहा कि लास्ट वाली जो लिस्ट होती है, सप्लीमेंट्री लिस्ट 1 और 2, वो तो कैंडिडेट को भी नहीं दी जाती, तो उनको पूरा खेला करने का जो है लास्ट मोमेंट तक समय मिलेगा। देखिए आगे सोचिए क्या हो रहा है। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा अरुण जी, ये टेक्निकल बात जो आप बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये दर्शकों तक जाना बहुत जरूरी है। सवाल ये भी है मेरा कि अगर ये जिस तरह से राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, उसमें हमने देखा कि लाखों की तादाद में लोग जुटे, तो एक जन आंदोलन की शक्ल तो इसने ली है, जन जन तक ये बात पहुंच गई है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो फाइनल वोटिंग लिस्ट आएगी, लोगों के नाम नहीं होंगे, जिस दिन वोटिंग होगी या उससे पहले एक विद्रोह जैसी स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी बिहार में? होगी, वो ये होगी, दिल्ली में नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने लास्ट मोमेंट में पकड़ा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए चुनाव एक बार चालू हो गया तो कोर्ट नहीं इंटरवीन करेगी। बेईमानी से आप जीत गए तो उसके बाद कोर्ट के ऊपर है कि 6 महीने को जो है वो 6 साल में नहीं डिसाइड करेगी। हो गया, सब कुछ मालूम है, कोई चीज नया नहीं है। आप बताइए कितने इलेक्शन पिटीशन अगर डिसाइड भी होते हैं तो एकदम फैग एंड में होते हैं, 5वें साल में होते हैं। अगर मान ले 1000 इलेक्शन पिटीशन कंटेस्ट हुए और उसमें 900 पिटीशन 5 साल में नहीं डिसाइड हुए, तो क्या मतलब रहा? तो आप बेईमानी कर ली, इलेक्शन से बिगन, हम तो उसमें नहीं इंटरफियर करेंगे। सेट पैटर्न है और इसीलिए सड़क पर आना जरूरी है। ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ सकती, जनता ही लड़ सकती है, मैं ये आपको ये कहता हूं। और अंतिम बात मैं जरा पढ़ दूं, थोड़ा मजा ले लीजिए क्या कहा जी। और मैं बड़ा स्टेटमेंट, पर्सनल रिलेशनशिप्स आउटलास्ट प्रोफेशनल अपलॉज, सुप्रीम कोर्ट जज सूर्यकांत, ये हेडलाइन। मतलब आपसी संबंध जो है वो कहीं आगे तक जाते हैं बजाते की प्रोफेशनल अपलॉज। वो अगर आप अच्छे जज हैं, ओथा साहब किस तरह प्रोफेशनल अपलॉज मिलेगा? नो, पर्सनल रिलेशनशिप।
और और ये वो वही कह रहे काम हैं जो आया, आने वाले सीजेआई है। वही, हाँ, बहुत अच्छी बात कही है, लग लेना चाहिए। वो काम आया जो ये जस्टिस गोगोई के इतने नजदीक थे, जिन्होंने जो है इनको लड़के जो है आज चीफ जस्टिस बनाया। आगे कुछ नहीं कहूंगा। अगर बाकी देखना हो तो कैरावान की जी 30 तारीख की जो जनवरी 2019 की आर्टिकल है उसको पढ़ लीजिए। बट आई एडमायर हिम जी फॉर दिस स्टेटमेंट, इट वर्क्स इन लाइफ। बिल्कुल, और कम से कम वो जो है उसको बता रहे हैं, छिपा नहीं रहे, ये हाँ, भी कहा जा सकता है। ये ये लेकिन अच्छी रविंद्र जी एडवाइस सवाल, दे रहे हैं, प्रैक्टिकल जी एडवाइस दे रहे हैं जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये दर्शकों को भी ये बता दें कि वो आने वाले सीजेआई हैं देश के, तो ये भी जानना लोगों को ज़रूरी है। तो समझ सकते हैं कि आगे किस तरह की क्या चीज़ें होंगी, हम भी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। लेकिन रविंद्र जी सवाल फिर वही है, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको तो विपक्ष कह रहा है कि बिल्कुल उनको शिफ्ट कर देना चाहिए अपना ऑफिस या एक दूसरे को, वही बहुत ज्यादा मशक्कत ना हो, या तो बीजेपी उनकी या वो उन बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो जाए, वहां बैठ के आराम से काम करें। ये भी साफ तौर पर दिख रहा है, जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज है, ये भी साफ तौर पर हमें दिखता है। उमर खालिद से लेकर तमाम लोगों को लेकर जिस तरह की बेल उनकी रिजेक्ट होती है, और बाबा राम रहीम से लेकर आसाराम को जिस तरह से मिलती है, और बाकी लोगों को जैसे अगले दिन ही मिल जाती है, अर्नब से लेकर तमाम लोगों को, तो वो भी हमें नजर आता है कि कैसे जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, कैसे पॉलिटिक्स उस पर हावी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात की लगातार आप ये देख रहे होंगे कि अभी बिहार का चुनाव है, और उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो फिर से पिक्चर में आ गए हैं। वो अब जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और वहां बैठे हुए सो कॉल्ड जो बड़ी एंकर्स हैं, सो कॉल्ड जो बड़ी एंकर्स हैं, जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं, वो उसको ग्लोरीफाई कर रही हैं। क्या पूछ रहे हैं क्या प्लान है आपका, कैसे बनाने जा रहे हैं, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र। तो आप ये देखिए कि कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फोर्थ जो पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, वो बिठाकर एक बाबा को, जिसको नरेंद्र मोदी भाई बोलते हैं। तो ये साफ तौर पर जो हो रहा है देश में, क्या ये लग नहीं रहा कि ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र क्या आप सिर्फ दिखावा रह गए हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ भी सवाल है, ये आने वाले बिहार इलेक्शन से भी जुड़ा सवाल है, और ये भी बता रहा है कि आगे आने वाला चुनाव किन लाइंस पर लड़ा जाना है। अभी देख ही लिया आपने कि बंगाल फाइल्स जो है वो रिलीज हुई है। आवाज खोले रविंद्र जी की। जी बुशरा जी, देखिए, देश में जो लोकतंत्र है हमारा या सेकुलरिज्म है, वो किसी बाबा की वजह से नहीं बची, या कोई बीजेपी या कांग्रेस की वजह से नहीं बची। वो बची है हम लोगों के डीएनए से। जो हिंदुस्तान के लोगों का मूल सोच है ना, जो विचार है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि भाई हमारे देश में सबका स्वागत है, और सब लोग आज से तो नहीं आ रहे हैं। अब आपको इस बात का अंदाजा होगा कि पहली मस्जिद जो थी विश्व में, वो तो मक्का मदीना की है। दूसरी मस्जिद तो हिंदुस्तान में बनी थी, उस टाइम पे तो आरएसएस भी नहीं था, बीजेपी भी नहीं थी। तो वो कौन लेके आया? वो तो उनके पास तो पूरा विश्व पड़ा था, कहीं भी बना लेते। लेकिन क्यों हिंदुस्तान में आए, क्यों केरला में आए? और केरला हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। केरला की अपनी संप्रभुता, अपनी ताकत जो है, आप जानते हैं ट्रावनकोर किंगडम को। तो हिंदुस्तान जो है वो हमारी जो यकजहती है, जो वो किसी राजनीतिक दल या किसी बाबाओं के भरोसे नहीं है। वो यहाँ के हिंदुस्तान के लोग हैं, उन्होंने उसको जिंदा रखा है, और वही इसको आगे बढ़ाएंगे। ये और एक बात, दूसरी बात, इनको बाबा क्यों कहते हैं जी हम? ये तो बीजेपी का काम कर रहे हैं ना, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कोई चोला पहन के बैठ जाएगा तो हम क्या उसको बाबा कहने लगेंगे? एक बार। दूसरा, जिन एंकरों की आप बात कर रही है वो कौन है भाई? वो उस कपड़े पहनने से अगर व्यक्ति अपने आप को छिपा पाता या अपने जो मूल स्वभाव है उसको बदल पाता, तो फिर तो हम लोग कभी भरोसा ही ना कर पाते कि सच्चाई क्या है। लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं ना सच्चाई क्या है, बाबा की भी सच्चाई जानते हैं, टेलीविजनों के भी जानते हैं। अगर ये टीवी ठीक काम करते बुशरा जी, तो आज हमारे को कौन देखता, आपको कौन देखता? ये खड़े होते क्या? उनका फेलियर ही तो है जो आज ये सब खड़े हुआ है, ऑल्टरनेट मीडिया। और आज जब इस ऑल्टरनेट मीडिया पर या जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, तो आप नेपाल में देखिए क्या हाल हुआ है। आज की घटना है, नेपाल में देख लीजिए क्या हुआ।
नेपाल में जो हुआ है वो एक वो सबके लिए चौंकाने वाला है, चिंता देने वाला है। क्योंकि आज भारत में भी अगर आप देखेंगे ना बुशरा जी, अगर हम लोग हिंदुस्तान में भी देखेंगे और अरुण जी हमारी बात की तस्दीक करेंगे, तो सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान के लोगों को मिल रहा है तो सोशल मीडिया से मिल रहा है। वो भारतीय सेना से नहीं मिल रहा, वो भारतीय रेल से नहीं मिल रहा, वो भारत सरकार से नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर कहीं से हो रही है, वो कितनी भी हो, चाहे 2,000 रुपए से महीने से लेकर के और 2 करोड़ हो, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या जो पैसा उनको मिल रहा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ये जो बाबा है ये सब तो बीजेपी का काम कर रहे हैं अलग अलग भेष में, और ये बाबे इस तरह के लोग अब हर संस्था में बैठ गए हैं। इसी तरह के लोग अब बैठ गए हैं चुनाव आयोग में भी, जो इलेक्शन कमीशन को भी इसी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे लोग हम लोग शिक्षण संस्थानों में भी देख रहे हैं, ऐसे ही लोगों को हम हर जगह देख रहे हैं। तो अब इन लोगों के कहने का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सपोज हो गए हैं। और उसका एक्सपोजर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2024 का चुनाव था, जब चारों तरफ बीजेपी ने भगवा फहराने की कोशिश करी, राम मंदिर का फायदा उठाने की कोशिश की, और जनता ने उसको जवाब दे दिया। तो अब ये ढकोसले अब चलने वाले हैं नहीं, अब क्लियरिटी सामने आ गई लोगों के। अब मुद्दों पर बात हो रही है, मुद्दों की राजनीति हो रही है, और इसीलिए बीजेपी को तकलीफें आ रही हैं। इसलिए बीजेपी प्रधानमंत्री जो है वो पिछली कतार में बैठ के गेट के पास में देखते हैं कि भाई कोई भाग तो नहीं गया। आपकी बात बिल्कुल सही। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण आपने बात कही, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि डिस्कोर्स जो है, शुक्रिया रविंद्र जी, आपको जाना है मुझे पता है, और लास्ट क्वेश्चन फिर मैं अरुण जी से ले रही हूँ। लेकिन ये जरूर है कि इस डिस्कोर्स को, इस पूरी बातचीत को एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और उस पर ना तो कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान लेती है, ना किसी तरह का कोई केस जो है वो दर्ज किया जाता है कि एक सेक्युलर नेशन में, जो कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, जहां पर पूरा जो निजाम है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और वो सेक्युलर है, और उसमें आप इस तरह की बात जो है खुले तौर पर कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि कैसे इस पूरे डिस्कोर्स को जो है वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है, घर घर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अरुण जी, आने वाला चुनाव जो है बिहार का, क्या आपको लग रहा है कि ये मुद्दों पर लड़ा जाएगा या कम्युनल लाइंस पर आपको लग रहा है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी जा रही है वो कम्युनल लाइंस है, लेकिन वहां के लोग सीधे तौर पर बता रहे हैं कि हमें रोटी रोजी रोजगार चाहिए, और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी को ये 65 लाख मतदाता बाहर भी कर दिए। अब देखना होगा कि इनमें से कितने शामिल होते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई भरोसा नहीं। इसीलिए तो ये विक्टिम कार्ड खेलना पड़ रहा है मोदी जी को, क्योंकि उनको दिख रहा है कुछ चल नहीं रहा है। और नीतीश कुमार ने तो एक सीट का अनाउंसमेंट तक कर दिया, यानी कि वो पहले से ही बता रहे, अपने तेवर बता रहे हैं कि आपसे एक सीट ज्यादा ही लड़ने जा रहा हूं मैं। देखिए बुशरा जी, ये चुनाव जो है न ये मुद्दे से जीत सकते हैं, न ये कम्युनल लाइन से जीत सकते हैं। कम्युनल लाइन से इसलिए नहीं जीत सकते कि जो 17-18% जो मुस्लिम वोट है, और वो लोग अच्छे तादाद में वोट करते हैं, और टोटल जो है 55-56% का जेन्युइन पोलिंग होता है। तो ये वोट जो है आधा या कुछ बहुत हद तक नीतीश कुमार के फेवर में जाता था, बट जाता था, क्योंकि नीतीश कुमार एक देखे जाते थे कि माइनॉरिटीज के प्रति उनका वाकई में झुकाव था। इनफैक्ट उस सपोर्ट बेस को इन्होंने बहुत करके कल्टीवेट किया था। तो वो जो भाजपा से जो इतनी गहरी दोस्ती कर ली, तो वो वोट तो चला गया। और बिहार में जो है वोटिंग होती है एकदम कम्युनल भी और कास्ट लाइंस पर, और सब जगह भी होती है, वहाँ ज़्यादा होती है। तो उसके ऊपर ये जो बिहार में जो वोट छटके मुस्लिम वोट, उसके कारण तो ये कभी पावर में नहीं आ सकते हैं। मुद्दे में तो हर तरह से ये पिट रहे हैं, क्योंकि जो गरीबी बढ़ी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, जो एडुकेशन हेल्थ का जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है बिहार की, तो वो दोनों पर हारेंगे। लेकिन वो जीतेंगे तो चुनाव आयोग के साथ मिलके मैनिपुलेट करके ही जीत सकते हैं, इसीलिए ये इतना डेस्परेट है। तो ये आपका जो है उसके ऊपर जो है वो मेरा जवाब है। दूसरा है कि ये मत भूलिए कि इलाहाबादिया वाले केस में जो है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो गए थे, और एक ही मकसद था कि सोशल ये जो मीडिया है उस पर शिकंजा कैसे कसा जाए।
तो वो जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, वो चल रहा है। उस पर ये गाइडलाइंस बनाने वाले हैं मिलके सरकार से। सरकार की गाइडलाइन कोर्ट बनाएगी। जी जी, बिल्कुल। तो वो हम ये कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण तो है, उम्मीद नज़र आती है कि कैसे बिहार में हमने देखा कि जनता उठ खड़ी हुई है, जनता अपने अपने मुद्दों के बारे में बात कर रही है, अवेयर है। अब वो इस तरह की कम्युनल लाइन्स पर बँटने के लिए तैयार नहीं है और ये हमें लोकसभा के इलेक्शन से पता चल गया था। लेकिन उसके अलावा कैसे हमारी आपकी सबकी ज़बान जो है, उसको कंट्रोल करने के लिए और सिर्फ़ जो कहें उस पर आप सर झुकाएँ, सर ख़म करें और फिर हाँ करते हुए नज़र आएँ, वो तमाम बातें हमें जो है वो साफ तौर पर दिख रही हैं कि वो होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इसी शेर के साथ मैं ये ख़त्म भी करना चाहूँगी कि अदालतों ही से इंसाफ सुरखरू है मगर, यानी कि सुरखरू मतलब बुलंद है, उसी से उम्मीद है हमें। अदालतों ही से इंसाफ सुरखरू है मगर अदालतों ही में इंसाफ हार जाता है। तो ये आप देखें कि जो फिलहाल की स्थिति है वो साफ तौर पर ये ज़रूर दिखा रही है, लेकिन उसी से उम्मीद भी है और वहीं पर इंसाफ हार भी जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद रविंद्र जी आपका भी और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।